गुड इवनिंग स्टूडेंट, मैं के मौर्य आप सबका अपने यूट्यूब चैनल द बायो पॉइंट मेडिकल कोचिंग में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे 11th फाउंडेशन बायोलॉजी, जिसमें हम लोग स्टार्ट करेंगे सबसे पहले ह्यूमन फिजियोलॉजी। और ह्यूमन फिजियोलॉजी में सबसे पहला चैप्टर जो हमारा आता है वो होता है बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि चैप्टर का नाम है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। तो अभी नीट का एग्ज़ाम हो चुका है और जो बच्चे नीट का एग्ज़ाम दे चुके हैं उनके लिए हमारे चैनल पे बायोलॉजी पेपर और केमिस्ट्री पेपर यानी कि पूरा नीट का पेपर का सॉल्यूशन दिया गया है। जो भी बच्चे ना देखे हों अभी तक वो ज़रूर देखें, आपको सॉल्यूशन बहुत अच्छा लगेगा। बहुत अच्छे से पूरी तरह से एक्सप्लेन करके सॉल्यूशन को दिया गया है और उम्मीद करता हूं कि आप अगर यूट्यूब चैनल पे और भी देखेंगे अगर नीट का सॉल्यूशन, तो ऐसा सॉल्यूशन आपको किसी भी चैनल पे देखने के नहीं मिलेगा। इसलिए प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप सॉल्यूशन को देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आइए स्टार्ट करते हैं बेटा हम लोग डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। सबसे पहले डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है, आइए डिस्कस करते हैं। देखिए, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में सबसे पहला टॉपिक जो हमारा आता है बेटा वो होता है डाइजेशन। कि डाइजेशन का मतलब क्या होता है? तो डाइजेशन का मतलब होता है बेटा कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करना। क्या बताया हमने? कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है उसे हम लोग कहते हैं डाइजेशन। अब देखिए होता क्या है बेटा, ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया गया? ये सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में क्यों कन्वर्ट किया गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जो कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल होता है बेटा वो हमारी बॉडी में नॉर्मली डाइजेस्ट नहीं होता, या किसी भी ऑर्गेनिज्म में ये कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल डायरेक्टली डाइजेस्ट नहीं होते हैं। उन्हें सबसे पहले सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट किया जाता है, यानी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक किया जाता है, तभी ये डाइजेशन हो सकता है, वरना डाइजेशन नहीं हो सकता है। सबसे पहला टर्म यहाँ पे आया कॉम्प्लेक्स फूड। तो फूड क्या होता है बेटा? फूड की बात करें तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट होती है फूड। फूड की बात करें तो क्या होती है? बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सबकी बेसिक रिक्वायरमेंट फूड है। क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट। क्योंकि ये जो फूड होता है बेटा यही हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। क्या प्रोवाइड करता है? एनर्जी प्रोवाइड करता है। और जब तक हमारी बॉडी में एनर्जी नहीं रहेगा हम कोई भी फंक्शन नहीं कर सकते हैं। लाइक हम जैसे बेटा लोकोमोशन करते हैं, कहीं चलते फिरते हैं, घूमते टहलते हैं, या कोई भी हम पढ़ाई लिखाई करते हैं, तो उसके लिए हमारी बॉडी को चाहिए एनर्जी। हमारे सेल को कोई भी फंक्शन ऑर्गेनाइज करने के लिए एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी कौन देता है? फूड प्रोवाइड करता है। विदाउट फूड के हमारी बॉडी कभी भी एनर्जी नहीं बना सकती है। क्लियर है? अब अगर फूड की बात करें तो फूड में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, आइए देखते हैं। फूड में हमारे कौन कौन से कंपोनेंट्स आते हैं। देखिए, फूड में अगर कंपोनेंट्स की बात करें बेटा तो यहाँ पे जो कंपोनेंट्स आते हैं, सबसे पहला जो कंपोनेंट होता है अपना कार्बोहाइड्रेट होता है, फैट होता है, प्रोटीन होता है, मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, एंड वाटर होता है। देखिए, अगर फूड के कंपोनेंट की बात करें तो हमारी बॉडी में जो फूड के कंपोनेंट होते हैं जिनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारी बॉडी में, वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कार्बोहाइड्रेट, एक होता है फैट,
प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन एंड वाटर। आइए एक एक को समझते हैं कैसे इनके बॉडी में हमारे रिक्वायरमेंट होते हैं या हमारी बॉडी कैसे इनको यूटिलाइज करती है। सबसे पहली चीज कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन। कार्बोहाइड्रेट हो गया, फैट हो गया, प्रोटीन हो गया, ये सभी के सभी क्या होते हैं बेटा, ये कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन जो होते हैं इनको हम, ये जो होते हैं ये मेन कंपोनेंट होते हैं। ये क्या होते हैं, ये मेन कंपोनेंट होते हैं। ये मेन कंपोनेंट इसलिए होते हैं क्योंकि ये हमें एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। क्या करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और हमने पहले ही आपको बताया बेटा कि फूड बेसिक रिक्वायरमेंट होता है, हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो ये जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। और जो हमारी बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड करने वाले कंपोनेंट होते हैं इनको हम लोग कहते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। क्या कहते हैं, मैक्रोन्यूट्रिएंट। यानी कि जो बड़े न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनको मैक्रोन्यूट्रिएंट्स कहते हैं। और ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन जो हो गए ये हमारे फूड के मेन कंपोनेंट होते हैं। इसके बिना हमारा कोई भी फूड अधूरा माना जाता है। क्लियर है। और आगे बात करें तो होता है मिनरल्स एंड विटामिन्स। मिनरल्स एंड विटामिन्स की बात करें बेटा तो ये जो मिनरल्स एंड विटामिन्स होते हैं ये मेन कंपोनेंट नहीं होते हैं। ये मिनरल्स और विटामिन मेन कंपोनेंट नहीं होते हैं और ये कभी भी हमको एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं। देखिए कभी भी जो मिनरल्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते हैं, इसीलिए इनको हम लोग माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं बेटा, माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नाम देते हैं। ये हमारी बॉडी में एनर्जी प्रोवाइड नहीं करते, लेकिन मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर यूज के लिए इनकी रिक्वायरमेंट होती है। ये नेसेसरी होते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के प्रॉपर फंक्शन के लिए। अगर मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं होंगे, क्या बताया हमने, हमारी बॉडी में अगर मिनरल्स एंड विटामिन्स नहीं होंगे तो ये जो मैक्रोन्यूट्रिएंट हैं या जो मेन कंपोनेंट है हमारे फूड पार्टिकल के, ये प्रॉपर वर्क नहीं कर पाएंगे। इसीलिए हमारी बॉडी में मिनरल्स और विटामिन्स जो होते हैं नेसेसरी होते हैं या कंपल्सरी होते हैं। क्लियर है बात। अगर मिनरल्स एंड विटामिन्स हमारी बॉडी में अवेलेबल नहीं होंगे तो ये जो मेन कंपोनेंट है कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन हमारे फूड का, ये प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैक्रोन्यूट्रिएंट के प्रॉपर फंक्शन के लिए या प्रॉपर यूज के लिए मिनरल्स और विटामिन्स हमारी बॉडी में नेसेसरी होते हैं। क्लियर है। फिर आता है आपका वाटर। वाटर की बात करें तो वाटर जो होता है ये वाटर हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। क्या करता है, ये प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को, प्रिवेंट करता है डिहाइड्रेशन को। अब देखिए वाटर किस लिए हमें जरूरी है, बिल्कुल बेटा हमारे लिए वाटर बहुत जरूरी है। अगर वाटर हमारी बॉडी में नहीं रहेगा तो ये जो आपने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन या मिनरल्स या विटामिन्स लिए हैं इन्हें डाइजेस्ट करना आसान नहीं होगा, इन्हें ब्रेक करना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए वाटर की अवेलेबिलिटी हमारी बॉडी में होनी जरूरी है। और दूसरी चीज, ये जो वाटर होता है हमारी बॉडी में क्या करता है, ये डिहाइड्रेशन को प्रिवेंट करता है। व्हाट डू यू मीन डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन का मतलब क्या होता है, देखिए हमारी बॉडी के जो सेल्स हैं वो प्रॉपर फंक्शन कर रहे हैं। हमने माना कि हमने कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन हमने सब कुछ ले लिया, हमने अपनी बॉडी में ये सभी हमने खा लिए आराम से। अब क्या हुआ, अब इनसे एनर्जी मिलेगी हमारी बॉडी को। अब हमारी बॉडी से आपने एक चीज़ नोटिस किया होगा, हर समय स्वेटिंग होती रहती है, यानी पसीने निकलते रहते हैं। जब पसीने निकलते रहेंगे तो क्या होगा, लॉस ऑफ वाटर,
हमारी बॉडी से वाटर का लॉस होगा, और हमारी बॉडी से अगर वाटर का लॉस होगा, उस वाटर लॉस को मेंटेन भी करना होगा। उस वाटर लॉस को मेंटेन करने के लिए हमें वाटर क्या है, कंपलसरी है। ठीक है, तो क्या करेगा, जब हमारे बॉडी से वाटर का लॉस होगा तो क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा। लेकिन हम कंटिन्यू अगर वाटर ले रहे हैं, पानी पी रहे हैं, तो हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन नहीं हो पाएगा। और दूसरी चीज, फूड के प्रॉपर डाइजेशन के लिए भी वाटर हमारे लिए कंपलसरी होता है। क्लियर है बात? ये तो बात हुई बेटा हमारे फूड की। क्या बताया हमने कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करने की जो प्रोसेस होती है क्या कहलाती है, डाइजेशन कहलाती है। ठीक है, और फूड हमारी बॉडी का बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं सभी के लिए फूड क्या होता है, बेसिक रिक्वायरमेंट होता है। चलिए और आगे चलते हैं, तब तक सभी बच्चे फटाफट स्क्रीनशॉट ले लें, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें। चलिए आइए आगे चलते हैं। अब इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या क्या हमें पढ़ना है। ये तो हुआ हमारे थोड़ा सा, देखिए ये तो डाइजेशन में सिर्फ हमने अभी ये जाना कि कॉम्प्लेक्स फूड मटेरियल को सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन अभी इसको हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जब हम लोग फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन पढ़ेंगे तब वहाँ पे आएगा। ठीक है, आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग अब चैप्टर को और आगे चलते हैं लेके। देखिए अगर डाइजेस्टिव सिस्टम में बात करें तो यहाँ हम लोगों को दो चीज़ें पढ़नी है। एक पढ़नी है यहाँ पे एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और दूसरी चीज़ पढ़नी है फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। क्या क्या पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे हम लोग एनाटॉमी ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम और दूसरी पढ़ेंगे हम लोग बेटा फिजियोलॉजी। देखिए क्या क्या आएगा एनाटॉमी में और फिजियोलॉजी में। फिजियोलॉजी में बात करें बेटा तो सबसे पहले चीज इंजेशन आएगा, यानी फूड को हम क्रश करते हैं उसके बाद खाते हैं, इंजेशन होता है। फिर आता है डाइजेशन, फिर आता है एब्जॉर्प्शन। ये तो प्रोसेस हुई हमारी फिजियोलॉजी की। क्या क्या बताया हमने, एक सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंजेशन, यानी कि फूड को हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, खाएंगे, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। फिर होता है बेटा उसका डाइजेशन, है ना। फिर क्या होगा, उसका डाइजेशन होगा। डाइजेशन होने के बाद फूड क्या होगा, फिर एब्जॉर्ब होगा। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ये सारी की सारी प्रोसेस किसके अंदर आएंगी, फिजियोलॉजी के अंदर आएंगे। ठीक है, और एनाटॉमी के अंदर क्या आएंगी, हमारी बॉडी में जो एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड होते हैं, यानी कि एनाटॉमी हमारी डाइजेशन में जितने भी बॉडी ऑर्गन काम करेंगे वो एनाटॉमी में उसकी स्टडी हम लोग करेंगे। आइए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग एनाटॉमी को। फिजियोलॉजी बाद में पढ़ेंगे, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी को। आइए एनाटॉमी डिस्कस करते हैं बेटा। देखिए एनाटॉमी की बात करें तो यहां क्या क्या आ जाएगा, सबसे पहले आएगा हमारा एलिमेंट्री कैनाल, और दूसरा आएगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। एक होगा एलिमेंट्री कैनाल और एक होगा डाइजेस्टिव ग्लैंड। फिर आती है हमारी फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी की बात करें तो फिजियोलॉजी में क्या क्या आएगा, एक आएगा आपका इंजेशन। क्या आएगा आपका इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है बेटा जो हमने फूड पार्टिकल्स को खाया, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। इसके बाद क्या आएगा, फिर आएगा हमारा डाइजेशन। डाइजेशन का मतलब क्या होगा, जो फूड हमने खाया या जिस फूड को हमने खाने की कोशिश की या खा लिया है उसका क्या होगा, सबसे पहले डाइजेशन होगा। और जब फूड डाइजेस्ट हो जाएगा उसके बाद क्या होगा, उस फूड का एब्जॉर्प्शन होगा। उसके बाद क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। ये इतनी प्रोसेस आएगी हमारी फिजियोलॉजी ऑफ डाइजेशन में। क्या क्या बताया हमने, इंजेशन।
इंजेशन का मतलब हमने जो फूड को क्रश आउट किया, यानी मुंह से जो हमने फूड को खाया, दिस इज कॉल्ड इंजेशन। फिर होता है डाइजेशन, जो हमने फूड को खाया है अब वो हमारे बॉडी ऑर्गन में डाइजेस्ट होना शुरू होगा। कुछ फूड डाइजेशन की प्रोसेस हमारी स्टार्ट होती है स्टमक में, सॉरी माउथ से, माउथ में भी डाइजेस्ट होगा कुछ फूड, और कुछ हमारा डाइजेस्ट होगा स्टमक में, कुछ इंटेस्टाइन में, इस तरह से डाइजेशन होगा। फिर एब्जॉर्प्शन होगा। एब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होगा बेटा, जो डाइजेस्टेड फूड हैं अब उनको हमारे बॉडी में एब्जॉर्ब किया जाएगा। एब्जॉर्ब करने का मतलब ब्लड वेसल्स के थ्रू हमारे डिफरेंट बॉडी पार्ट्स में भेजा जाएगा उनको, जिससे हमारे बॉडी के प्रॉपर सारे सेल्स या सारे बॉडी ऑर्गन्स काम कर सकें। फिर क्या होगा, एसिमिलेशन होगा। एसिमिलेशन का मतलब क्या होता है कि जो एब्जॉर्प्शन हुआ है, जो बॉडी ऑर्गन के पास बॉडी फूड एब्जॉर्ब होके गया है, उसे प्रॉपर फंक्शन करने की जो प्रोसेस होती है, उसे अब उसी के हेल्प से जो फंक्शन होगा उसे क्या कहेंगे, एसिमिलेशन कहेंगे। क्लियर है बात? आइए फिर आगे हम लोग डिस्कस करते हैं एलिमेंट्री कैनाल की और डाइजेस्टिव ग्लैंड की। देखिए क्या होगा एलिमेंट्री कैनाल या डाइजेस्टिव ग्लैंड। अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल जो होता है ये हमारे बॉडी का लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है। हमारे बॉडी का जो लॉन्गेस्ट ऑर्गन होता है वो एलिमेंट्री कैनाल होता है, और ये जो होता है माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। कहां से? माउथ से लेकर एनस तक का जो पार्ट होता है बेटा, उसे हम लोग कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल। कौन कौन से पार्ट आएंगे आइए यहां पे डिस्कस करते हैं। और डाइजेस्टिव ग्लैंड क्या होंगे? डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारे बॉडी में जो एसोसिएटेड डाइजेस्टिव ग्लैंड होंगे वो डाइजेस्टिव ग्लैंड का काम करेंगे। इसका मतलब जो हमारी एलिमेंट्री कैनाल से जो फूड डाइजेस्ट होगा उसको हेल्प करने में जो ग्लैंड आएंगी उसे हम लोग क्या कहेंगे, डाइजेस्टिव ग्लैंड कहेंगे। क्लियर है बात? आइए यहां तक सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसके आगे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए डिस्कस करते हैं हम लोग एलिमेंट्री कैनाल और डाइजेस्टिव ग्लैंड की। सबसे पहले आएगा बेटा हमारा एलिमेंट्री कैनाल। देखिए अगर एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये माउथ से लेकर एनस तक फैला हुआ होता है। सबसे पहली चीज एलिमेंट्री कैनाल में कौन कौन से पार्ट आएंगे आइए देखते हैं। एलिमेंट्री कैनाल में जो सबसे पहला पार्ट आएगा वो होगा बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी या इसी को माउथ कैविटी भी कहते हैं। यहाँ पे माउथ कैविटी या बक्कल कैविटी भी यूज करते हैं, लेकिन हमने लिखा है बक्कोफेरेंजियल कैविटी। बक्कोफेरेंजियल कैविटी की बात करें तो इसमें दो पार्ट हो जाएंगे बेटा, एक हो जाएगा आपका माउथ और दूसरा हो जाएगा बक्कल कैविटी। एक होगा माउथ, दूसरा होगा बक्कल कैविटी। अब बक्कल कैविटी की बात करें तो बक्कल कैविटी में क्या क्या पार्ट्स आएंगे? बक्कल कैविटी में सबसे पहले हमारा आएगा टंग। टंग हो गया, टीथ हो गया, पैलेट हो गया एंड फेरिंग्स। ये हो जाएंगे हमारे बक्कल कैविटी के पार्ट। कौन कौन से हो जाएंगे? टंग, टीथ, पैलेट एंड फेरिंग्स। टंग क्या होता है ये आप भी जानते हैं, अभी आएगा ये। टीथ की बात करें, टीथ हमारे जो 32 एडेंटाइन अरेंजमेंट होते हैं उनको टीथ कहते हैं। पैलेट क्या होता है? पैलेट के दो पार्ट होते हैं, हार्ड पैलेट एंड सॉफ्ट पैलेट। सबसे आगे का जो पार्ट होता है अब ऊपर में वो होता है हार्ड पैलेट, उसके पीछे का जो पार्ट होता है वो सॉफ्ट पैलेट। फेरिंग्स के तीन पार्ट होते हैं, एक होता है नेजोफेरिंग्स, एक होता है
नेजोफेरिंक्स, एक होता है ओरोफेरिंक्स और एक होता है लैरिंगोफेरिंक्स। लैरिंगोफेरिंक्स जो होता है उसी को हम लोग हाइपोफेरिंक्स के नाम से भी जानते हैं। नेजोफेरिंक्स का मतलब क्या होता है? फेरिंक्स का जो पार्ट हमारे नोजल एरिया में होते हैं उसे नेजोफेरिंक्स कहते हैं। ओरोफेरिंक्स क्या होता है? फेरिंक्स का जो पार्ट हमारे माउथ के पार्ट में लोकेटेड होता है उसे ओरोफेरिंक्स कहते हैं। और लैरिंगोफेरिंक्स या हाइपोफेरिंक्स क्या होता है? हमारी बॉडी में जो लैरिंग्स के पास जो फेरिंक्स होता है उसे हम लोग लैरिंगोफेरिंक्स कहते हैं। क्लियर है? ये हुआ हमारा बक्कोफेरेंजियल कैविटी। इसके बाद फिर क्या आता है? फिर होता है हमारा असोफेगस। असोफेगस की बात करें तो ये जो असोफेगस होता है इसी को हम लोग फूड पाइप भी कहते हैं। असोफेगस जो होता है बेटा उसे हम लोग फूड पाइप कहते हैं। और असोफेगस में कोई भी डाइजेस्टिव ग्लैंड प्रेजेंट नहीं होता है या कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम प्रेजेंट नहीं होता है, इसलिए असोफेगस में हमारे कोई भी डाइजेशन नहीं होता है। फिर आता है स्टमक। असोफेगस के बाद आता है हमारा स्टमक। स्टमक की बात करें तो स्टमक जो होता है ये स्टमक का मेन फंक्शन होता है ये फूड को स्टोर करना। 4 से 5 घंटे के लिए फूड का जो स्टोरेज होता है वो कौन करता है? स्टमक करता है। पहला रीजन जो होता है वो होता है कार्डियक। कार्डियक, फिर होता है फंडस, फिर आता है आपका बॉडी पार्ट और फिर आता है आपका पाइलोरिक पार्ट। हमारे स्टमक जो होते हैं, स्टमक हमारा 4 पार्ट होता है, स्टमक में डिवाइडेड होता है। एक होता है कार्डियक, एक होता है कार्डियक रीजन, एक होता है फंडस रीजन, एक होता है बॉडी पार्ट और एक होता है पाइलोरिक रीजन। ये जब हम लोग स्टमक पढ़ेंगे तब वहाँ खूब अच्छे से समझ में आएगा। इसके बाद स्टमक के बाद लास्ट आता है हमारा इंटेस्टाइन। लास्ट होता है बेटा हमारा इंटेस्टाइन। अब इंटेस्टाइन की बात करें तो एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ये लार्ज इंटेस्टाइन और स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है आइए देखते हैं। एक होता है लार्ज इंटेस्टाइन और एक होता है स्मॉल इंटेस्टाइन। देखिए लार्ज इंटेस्टाइन की बात करें तो लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है ये इसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है सीकम, एक होता है कोलन और एक होता है रेक्टम। ये हमारे लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं बेटा? सीकम, कोलन एंड रेक्टम। अब स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें तो स्मॉल इंटेस्टाइन में भी 3 पार्ट होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एक होता है डिओडेनम, एक होता है जेजनम और एक होता है आपका इलियम। कौन कौन से पार्ट बताया हमने? एक होता है डिओडेनम, एक होता है जेजनम और एक होता है इलियम। ये होता है हमारा इंटेस्टाइन का पार्ट। अब देखिए एलिमेंट्री कैनाल की बात करें तो अभी हमने आपको बताया था हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये लॉन्गेस्ट आर्गन होता है हमारी बॉडी का। ये कहां से कहां तक फैला होता है? ये माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। अब अगर बात करें सबसे पहले बक्कोफेरेंजियल कैविटी आई तो वहां पे कौन सा पार्ट आया बेटा? माउथ आया और लास्ट में हमारा लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट आया रेक्टम। इसी रेक्टम के बाद क्या आता है? हमारा एनल कैनाल या एनस आता है। क्या आता है? एनल कैनाल या एनस जो होता है इसी रेक्टम के बाद आता है। इसीलिए कहते हैं कि हमारा जो एलिमेंट्री कैनाल होता है ये माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है। ये तो हुआ हमारा एलिमेंट्री कैनाल। और एक होता है डाइजेस्टिव ग्लैंड। अभी हमने आपको बताया था कि क्या क्या होता है। एक पढ़ेंगे हम लोग डाइजेस्टिव ग्लैंड, एलिमेंट्री कैनाल और एक डाइजेस्टिव ग्लैंड। आइए डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करते हैं। कौन कौन से डाइजेस्टिव ग्लैंड हमारी बॉडी में होते हैं? सबसे पहले जो डाइजेस्टिव ग्लैंड होता है वो होता है सैलिवरी ग्लैंड।
सबसे पहला डाइजेस्टिव ग्लैंड जो होता है वो सैलिवरी ग्लैंड होता है। ये जो सैलिवरी ग्लैंड होता है बेटा हमारे माउथ के पार्ट में लोकेटेड होता है। और दूसरा होता है आपका फिर लीवर, फिर क्या होता है गॉल ब्लैडर, और लास्ट आता है आपका पैनक्रियाज। ये सभी के सभी हमारी डाइजेस्टिव ग्लैंड हैं। कौन कौन सी? सैलिवरी ग्लैंड, लीवर, गॉल ब्लैडर और पैनक्रियाज। अपने को डाइजेस्टिव सिस्टम में टोटल इतनी स्टडी करनी है। ये तो हुआ हमारे एनाटॉमी का पार्ट। और फिजियोलॉजी में मैंने बताया इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन और क्या होगा एसिमिलेशन। इतनी चीजें हम लोग फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। आइए फिगर के रूप में समझते हैं कि क्या होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ये कहाँ कहाँ कौन से पार्ट लोकेटेड होते हैं। फिगर के रूप में कुछ इस तरह से होगा आपका। देखिए कुछ इस तरह से हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है। ये हम लोग जब पढ़ेंगे तो खूब बढ़िया वहाँ डिटेल में जानेंगे। देखिए ये जो पार्ट होता है ये माउथ का पार्ट होता है और ये हमारा सैलिवरी ग्लैंड होता है। ये जो पार्ट होता है ये सैलिवरी ग्लैंड होता है। फिर ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग एसोफेगस या इसी को हम लोग फूड पाइप के नाम से जानते हैं। ये हमारा स्टमक हो जाता है। यहां से हमारा पैनक्रियाज होता है। ये पैनक्रियाज है हमारा। ये जो पार्ट होता है इसको हम लोग कहते हैं ड्यूडेनम। ये जेजनम और ये होता है आपका इलियम। यहीं से आपका कनेक्ट होता है लीवर, ये होता है गॉल ब्लैडर, ये सीकम, कोलन और लास्ट आता है आपका रेक्टम। देखिए ये पूरे के पूरे इस तरह से बॉडी ऑर्गन लोकेटेड होते हैं। ये फिगर ये हमने एक रफ डायग्राम बनाया है। जब अभी आप इसको पढ़ेंगे तो वहाँ को बढ़िया डिटेल में आएगा, तो आपको बेटर समझ में आएगा क्या क्या पढ़ना है अपने को। माउथ, सैलिवरी ग्लैंड, एसोफेगस, स्टमक, लीवर, गॉल ब्लैडर, ड्यूडेनम, जेजुनम, इलियम, सीकम हो गया, कोलन, रेक्टम और एक ये पैनक्रियाज। इतनी चीज़ें की टोटल अपने को स्टडी करनी है। ठीक है, आइए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं बेटा माउथ एंड बक्कल कैविटी। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी को। ये फिगर आपका आराम आराम से हर जगह आएगा, थोड़े थोड़े पार्ट में इसको हम लोग देखेंगे। बाकी एनसीईआरटी में बात करें तो एनसीईआरटी में ये फिगर आपका खूब बढ़िया बना हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं, आपको बेटर समझ में आएगा। ये आपका एक रफ डायग्राम है ताकि आप आसानी से समझ सकें। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे माउथ एंड बक्कल कैविटी।
आइए स्टार्ट करते हैं माउथ एंड बक्कल कैविटी। लेकिन माउथ एंड बक्कल कैविटी को स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ जान लीजिए, आज लगभग टाइम काफ़ी हो गया है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक रखेंगे। और सभी बच्चे जो भी बच्चे फाउंडेशन वाले हैं वो जान ले अब कि हमारे यहाँ 11 12 फाउंडेशन बायोलॉजी या सारे सब्जेक्ट स्टार्ट हो चुके हैं और आपका प्रॉपर क्लास स्टार्ट हो चुका है। अब अभी तक गवर्नमेंट का ऐसा कोई भी नोटिस नहीं आई है हमारे पास कि कोचिंग खुलेगी कि नहीं। अगर ऐसी कुछ नोटिस आती है तो आपकी जल्द से ही आपकी कोचिंग ओपन होगी और आपकी क्लासेस ऑफलाइन भी स्टार्ट होंगी। तब तक आप हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े रहें और सभी बच्चे हमारे क्लास को देखें। हमारे यहाँ नीट टारगेट बैच की न्यू क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं, फाउंडेशन की 11 12 क्लासेस भी स्टार्ट हो चुकी हैं। तो प्लीज़ सभी बच्चे हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हम लोग मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, वहां पे स्टार्ट करेंगे बेटा माउथ एंड बक्कल कैविटी। तब तक के लिए आप सबसे लेता हूं अलविदा। धन्यवाद।